नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीडीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ साना वारिस। भारत ने यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर मुद्दे को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि हम इस प्रतिनिधि मंडल से कुछ भी नया करने की उम्मीद नहीं करते हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि ये प्रतिनिधि मंडल भारत की धर्मनिरपेक्ष साख और मूल्यों से घृणा करता है, लेकिन भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का प्रतिनिधि यानी डेलीगेशन चाहे जो भी मानता हो या मानना चाहता हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट अंग था और रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यूएन असेंबली में ये बात कही गई, यूएन जनरल असेंबली में ये बात कही गई। इससे पहले भी कई मर्तबा इवन हर बार ये देखने को मिलता है। अगर पिछले 3 महीने की अगर बात हम करें तो जनवरी में भी, दिसंबर में भी इस तरह से भारतीय प्रतिनिधि की तरफ से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई। साथ ही साथ जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने राग अलापा, उसका करारा जवाब दिया गया। तो आज एक बार फिर से इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। Irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets, the entire union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be पाकिस्तान को भारत की खरी खरी, ऐसा नहीं, एक बार फिर से ये बात दोहराना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर राग अलापना बंद नहीं होता तो उसका जवाब भी करारा भारत की तरफ से हमेशा दिया जाता रहा है। तो एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, जो भारत को लेकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का राग जो अलापता है। फॉरेन एक्सपर्ट से भी समझने की हम कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ एक पैनल होगा, लेकिन इस वक्त शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडिटर है नेशनल ब्यूरो न्यूज 18 के। उनसे हम बातचीत के सिलसिले का आगाज करेंगे। इसके अलावा खास मेहमान और हमारे साथ होंगे, जिनका मैं नाम इस वक्त बता देती हूं। रोबिंदर सचदेव साहब, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा इरफान हफीज लोन साहब लीगल एक्सपर्ट के तौर पर इस डिबेट में शामिल होंगे। वहीं सैयद यासिर जिलानी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के। अब से कुछ देर बाद ये तमाम मेहमान स्क्रीन पर नजर आएंगे। शैलेंद्र, चर्चा की शुरुआत करें। आप हमेशा से इन तमाम चीजों को कवर करते रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर राग अलापा जाता है, भारत की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जाता है। आज फिर से भारत ने करारा जवाब दिया है। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर रिसेंट मौके की बात करें तो कब कब भारत की तरफ से पाकिस्तान को खरी खोटी इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सुनाई गई यूएन जनरल असेंबली में, तफसील के साथ बताइएगा। देखिए, आपने सवाल बहुत मुश्किल पूछा है, हालांकि इसका जवाब आपके पास भी है कि ये एक बार नहीं कई बार हर मौके पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस तरह से दुरुपयोग करता आया है। अब इसकी ताजा मिसाल यही है कि यूएन में एक सेशन के दौरान पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम की तरफ से एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा रेज किया गया। फिर वही पुरानी बात उन्होंने दोहराई जो हर मंच पर वो करते आए हैं, और जहां पर उस मंच पर भी वो जानते हैं कि कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। और ऐसे में जब जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का दुरुपयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच का, चाहे वो यूएन हो, यूएनजीए हो, यूएनएससी हो, यूएनएचआरसी हो, तमाम ऐसे संगठन है, तमाम ऐसे ग्रुपिंग्स है जहां पर पाकिस्तान इस तरह के मुद्दे उठाता रहा है, लेकिन भारत की तरफ से हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और हर बार भारत ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर जो है यूटी भारत का अभिन्न अंग है, और इस तरह की जो हरकतें हैं पाकिस्तान की, उससे उसे बाज आना चाहिए। और आज भी हमने देखा कि किस तरह से भारतीय रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, राजेश परिहार की तरफ से जवाब दिया गया मुनीर अकरम को कि ऐसे देश से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जो हर बार भारत को नीचे दिखाने के लिए और भारत के प्रति जो हेट्रेड है पाकिस्तान के अंदर, उसके तहत ही पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाता रहा है। आपको हालांकि याद दिलाते कि अब से कुछ दिन पहले यूएनएचआरसी में भी एक स्टेटमेंट सामने आया था, भारतीय डिप्लोमेट पवन बड़े की तरफ से बयान दिया गया। तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस तरह के हैं, जो ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, इस तरह के हालात अंदर बने हुए हैं कि पहले वो अपने
घर में जाके देखे, उसके बाद वो बात करें कि कश्मीर में किस तरह की हालत है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि भारत का रुख भी एकदम साफ है बातचीत को लेकर। बातचीत के लिए पहले पाकिस्तान सही माहौल बनाए, उसके बाद ही किसी भी मुद्दे पर बातचीत हो पाएगी। जी शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ एक बार फिर से करा देते हैं। लीगल एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस्तकबाल आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दो और खास मेहमान हैं जिनका हमें इंतजार है। इरफान हफीज लोन साहब, हमेशा जैसा कि अब से कुछ देर बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की तरफ से करारा जवाब मिलता रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे क्योंकि बातचीत के मेज पर लाने की कोशिश होती है और हमेशा आप भी इस मुद्दे को उठाते हैं। आपका भी कहना होता है कि बातचीत के मेज पर एक बार फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जो बात पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है और हिंदुस्तान का जो रिप्लाई होता है वो आज हमने एक बार फिर से देखा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, आपने सही फरमाया कि ये पहली दफा नहीं हुआ है। जब से भारत जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में ले गया है कश्मीर इस मामले को, तब से लेके आज तक जब भी वहां पर ये मुद्दा सामने आया है, जो आज भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड रहा है, ये हमेशा ऐसा ही स्टैंड रहता है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर में प्लेबिसिट कराया जाए। नेहरू जी ने यूएन में ले लिया, भाई यूएन रेजोल्यूशंस है, तो भारत सरकार उसे हमेशा नकारती है। वो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फैसला लिया, हतमी फैसला लिया, ये भारत का अंदरूनी मामला है और टूट अंग है। तो ये हमने पिछले कहीं डेकेड से ये सब देख रहे हैं। लेकिन हमारा आपको ये कहने का मतलब है, मैं निजी तो नहीं मानता केवल ओनली द सॉल्यूशन इज यूएन रेजोल्यूशन। मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार को अगर वो यूएन को रिजेक्ट करते हैं रेजोल्यूशंस को, उनका इंटरवेंशन एग्री, लेकिन उसके साथ साथ को एक बहुत बड़ा लोकतंत्र होने के नाते उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पे इस बात को कहना चाहिए कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और भारत के पास क्षमता है कि बातचीत से वो कश्मीर समस्या का समाधान करेगा। और जैसे कि शिमला एग्रीमेंट में भी ये कहा गया है कि दोनों देश बातचीत से ही हर समस्या का समाधान करेंगे, जिसमें कश्मीर की भी चर्चा हुई है। मैं नहीं मानता यूएन रेजोल्यूशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए, एक मुद्दा है आपको। मैम, मैं केवल एक सेकंड इरफान साहब, एक सेकंड थोड़े से वक्त के लिए रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुबिंदर साहब जो कि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका वेलकम है सर। इसके अलावा सैयद यासिर जिलानी साहब, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है, हमारे इस डिबेट का हिस्सा है। अब अपनी बात आप रख सकते हैं इरफान साहब। कहना चाहूंगा कि मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मैं इस सोच का हूं, मैं भारत के संविधान में हल ढूंढने वाला हूं। मैं कहता हूं कि भारत के संविधान में इतनी क्षमता है कि वो कश्मीर को सुलझा सकता है और इस पे बातचीत करके इस मसले को जो इसके भी बाकी लोग हैं रेलेवेंट स्टेक होल्डर से बात करके हल कर सकते हैं। लेकिन एक हकीकत को आपको मानना चाहिए कि ये जो मुद्दा है, क्योंकि श्रीनगर में अगर आप देखेंगे, श्रीनगर में मैम, कश्मीर में, वहां पर संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर है। पूरे देश में कहीं पर भी संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर नहीं है। श्रीनगर में आपने खुद भी देखा होगा, वहां पर संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, और अब दूसरी बात देखिए, हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, बातचीत से हल हो, लेकिन मुझे बहुत दुख से यह कहना पड़ता है कि हम भारत सरकार, जब मैं संविधान की बात करता हूं, एक पीस लवर होने के नाते, जो कहता है कि भारत संविधान में हल है, लेकिन मुझे लोग ताने मारते हैं। वो कहते हैं किस भारत सरकार की आप बात कर रहे हैं? जो पड़ोसी वाला देश है, जो उनके पास कश्मीर है, उनके पास प्रधानमंत्री है, उनके पास राष्ट्रपति है, उनका उस वाले कश्मीर में अपनी विधायिका है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है। इस वाले कश्मीर में मेरे जैसे लोग, जो लोकतंत्र पे, भारत के संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, हमारे पास ना प्रधानमंत्री रखा गया जो संविधान के दायरे में था, ना 370, ना 35A, ना विधानसभा, ना विधान परिषद, ना स्टेट, कुछ नहीं रखा हमारे पास। और इस कारण, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये
हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अन्याय है। और आप देख रहे हैं आज की डेट में भी जिस तरीके से कश्मीरी अवाम के ऊपर गरीब लोगों को बिल्डोजर के जरिए अत्याचार किया जाता है, मैं समझता हूं ये हमारे साथ अन्याय है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के हफीज लोन इरफान हफीज लोन का मानना है कि कश्मीरियों के साथ अन्याय हो रहा है। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपका टेक लेना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान पर मैं पुख्ता यकीन रखता हूं, लेकिन वो लोग मुझे ताने मारते हैं कि जिन दूसरी तरफ जब तमाम चीजें हैं और अभी भारत का जो स्टैंड है, प्रतिनिधि यूएन जनरल असेंबली में जो बात कही गई, वो ऐसा नहीं कि पहली बार ये बातें कही गई, इससे पहले भी इस तरह की बातें होती रही। शैलेंद्र से भी अभी बातचीत हो रही थी। अभी बातचीत के ख्वाह तो तमाम लोग हैं, लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी किसी हद तक इरफान हफीज लोन साहब ये कह रहे थे। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे और इस स्टैंड पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैंने थोड़ी देर में ज्वाइन किया था। जब मैं सुन रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि कौन बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता आपने बिठा रखा है। हैरानी होती इस तरह के लोग जो भारत के हैं, भारत में रहते हैं और ख्वाब अभी भी वो भारत के लिए नहीं देखते हैं। कमाल है। आपने जिस तरह की बात करी है बेहद अफसोसनाक। वो तो आपने नाम बता दिया, इरफान हफीज लोन अपने आप में नफरत के लिए जाने जाते। ये नफरत बड़ी बात है। अब आप मेरी बात सुनिए इरफान हफीज लोन साहब, मैंने आपको सुना है, इसे आप चुपचाप सुनिए। ये जो बात कर रहे हैं कि हमें लोग कहते हैं, कौन लोग कहते हैं? कौन सा अलगाववादी लोगों के साथ इनका उठना बैठना है? भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, आजाद कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, और उस पर गर्व है। भारत का सिरमौर है, भारत का मुकुट है। इन जैसे लोगों ने कश्मीर के हालात को बद से बदतर करने में सबसे बड़ा रोल अब तक निभाया है। अब भारत की सरकार बहुत सख्त है और भारत की सरकार ने जिस तरीके से यूएन में अपने बात को रखा है, वो एहसास दिलाता है कि भारत की जो लीडरशिप है। मैं आपसे सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहता हूं। आप बेवजह की बात ना करें। मैं जानता हूं जो लग रहा है कर किसी आपको शोभा नहीं देती है। मैंने संविधान के बारे में बात करी है। मेरे जी ने बात की, भारत के प्रधानमंत्री ने इंसानियत जमहूरियत में, उन्होंने पड़ोसी देशों से बात की, उन्होंने आपने अपने अंदर ले लिया। अगर आप जैसे लोगों ने कश्मीरियत क्यों ऐसी बात कर रहे हैं किसी पड़ोसी देश का होता है? आज कश्मीर की हालात 370 के बाद जो बदलाव आया है, मैं पीस लवर हूं और मुझे पता है क्या मेरे देश के हित के लिए क्या है वो। आप जैसे लोगों की वजह से आज कश्मीर की जो गरीब आवाम है वो सोच की वजह से। क्या मैंने गलत बोला? मैंने कौन सी बात गलत बोली? मैंने बात बोली बातचीत से समस्या का हल करना है। मैंने कहा कि केवल यूएन रेजोल्यूशन समस्या का समाधान नहीं है, तो मैंने कौन सी गलत बात बोली? मैं बोली जो उसके हित में नहीं है, जो देश विरोधी बात है। देखिए, आप अगर तमीज से डिबेट करेंगे, तमीज से आपके डेकोरम को मेंटेन करिए। जब आप बोल रहे थे पिछले 7 मिनट आपने बोला और मैंने चुपचाप सुना है। आप जैसी लीडरशिप में कश्मीर के नौजवान को आज दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अपने घरों को तो महल बना लिया और गरीब कश्मीरियों को कंबल बेचने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में भटकने दिया। उस वक्त आपको कश्मीर की याद नहीं आई, उस वक्त कश्मीर के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। साहब, इरफान हफीज लोन का सीधे तौर पर ये कहना है कि वो कौन सी भारत विरोधी बात कर दी है जो आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप जैसे लोग पड़ोसी मुल्क के प्रवक्ता हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ती हूँ। रविंद्र सचदेवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं काफी देर से, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। रविंद्र साहब, आज जो यूएन जनरल असेंबली में भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने जो राग अलापा, उस पर जो अपना स्टैंड रखा है, इसे कैसे देखा जाए? और आपने लीगल एक्सपर्ट और तमाम प्रवक्ताओं की बात भी सुनी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? थैंक यू। मैं इसमें 2 भागों में बात करूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, थैंक यू। पहली बात देखिए, जो यूएन में भारत ने रखा और पाकिस्तान जो अलापता है, पाकिस्तान इस समय कश्मीर के मुद्दे को लेकर के 3 डायमेंशन से बात कर रहा है। एक, उसकी ऑडियंस डोमेस्टिक है। पाकिस्तान की सरकार इस समय डोमेस्टिक प्रॉब्लम में फंसी हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और अलग अलग और भी क्राइसिस है, राइट? उससे अपने आवाम के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं।
वन। सेकेंड, पाकिस्तान इसलिए और अलाप रहा है, पाकिस्तान की ऑडियंस अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। खास करके इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके पाकिस्तान उनके पास जाना चाहता है, बार बार जा रहा है, और उनसे इमोशनल सपोर्ट कि भाई देखिए हम कश्मीर के मुद्दे को लेके, इस्लाम के मुद्दे को लेकर के चैंपियन कर रहे हैं। वो एक सॉफ्ट इमोशनल क्या कहें, अपने रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है। अच्छे रिलेशंस है नो डाउट, बट ये दिखाना चाहता है देखो हम तो ये कर रहे हैं इतना। फिर साइड में अलग जाकर के उनसे पाकिस्तान फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रहा है, राइट। और तीसरा एलिमेंट इसमें यह भी है, जो IMF का लोन पैकेज डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके अंतर्गत पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट घटाना पड़ेगा, पाकिस्तान को मिलिट्री पेंशन घटानी पड़ेंगी। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है डिफेंस बजट में कट, कह नहीं सकते, बट पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता वो हो। तो पाकिस्तान IMF को यह दर्शाना ऑल्सो चाहता है कि हमारे देश की बहुत खतरे हैं, जिसके चलते हम अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते, राइट। ये तीन एंगल हैं जिसके चलते पाकिस्तान कश्मीर इश्यू को निकालता है ज्यादा जी। नाउ सेकेंडली, अभी जो डिबेट हो रही थी हमारे दो कोलीग्स के बीच में, मेरा पॉइंट ओवरऑल हमें ये देखना, देखिए कोई नेशन परफेक्ट नहीं होता। अमेरिका भी परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं, कोई नेशन परफेक्ट नहीं होता, पर सब नेशंस प्रयास करते हैं टूवर्ड्स अ परफेक्शन, ठीक है। वन, तो भारत भी हम प्रयास कर रहे हैं टूवर्ड्स अ परफेक्शन। अब कश्मीर में जो ये कह रहे हैं लोन साहब की क्या क्या दिक्कतें आई, ठीक है, हो सकता है कुछ आई हो, एट द सेम टाइम उनको रिमूव करना, उनको एड्रेस करना भी हमारा दायित्व बनता है, और हो रहा है, परफेक्शन की तरफ प्रयास है। कोई डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है दुनिया भर में, आप देखिए कंप्लेंट्स हैं ऑपोजिशन की और रूलिंग की, और अलग अलग सेगमेंट्स की, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स की अलग अलग इश्यूज होती हैं, बट बिग पिक्चर ये है कि कश्मीर, आई मीन क्लियर कट सिंपल है, इज इंडिया, और कश्मीर में जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व होना चाहिए, एज सेम एज कोई इशू अगर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में, सारे इश्यूज को सॉल्व होना चाहिए जितनी ज्यादा हो सके जी। तो इसमें तो ये ठीक है, डिबेट हो सकती है, बट एट द सेम टाइम द बिगर पिक्चर इज दैट कि नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है, सब डेमोक्रेसीज में, ठीक है। अब सवाल ये है कि परफेक्शन की तरफ सभी कंट्रीज बढ़ रहे हैं, जैसा कि रोविंदर साहब ने कहा, तो जो इश्यूज हैं और खासकर जो ये इंटरनेशनल विश्व स्तर पर मुद्दा बनाता है पाकिस्तान, इस जम्मू कश्मीर को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? वैसे तो स्ट्रेटेजिकली भारत की तरफ से स्टैंड लिए जाते रहे, कूटनीतिक तरीके से जवाब दिए जाते रहे, लेकिन इस मसले के हल की तरफ पहले अगर स्टेप की अगर बात करें, तो अब से अगर उसकी शुरुआत करनी हो तो कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले परफेक्शन की बात हो रही थी कि सभी कंट्रीज में, अगर सभी मुल्कों की बात करें, सभी देशों की बात करें, तो कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, ये कहना है फॉरेन एक्सपर्ट का। उन्हीं से मैं ब्रेक के बाद से फिर से शुरुआत कर लेती हूँ। रोविंदर साहब, अगर किसी मसले का हल चाहे, अगर मान लिया जाए जम्मू कश्मीर के मसले के हल की तरफ अगर बढ़ना हो, तो बार बार ये जोर दिया जाता है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की शुरुआत की जाए। तो ये शुरुआत कहां से संभव है? आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत कहां से संभव हो सकती है? देखिए, बाय द वे, मैं कल हम एक प्रेस रिलीज इशू करने जा रहे हैं, मुझे आधा मिनट दीजिए, 45 सेकंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या ये वक्त आ गया कि इंडिया को एक पीस बॉम्ब पाकिस्तान के ऊपर उछालना चाहिए? और अब मैं बैकवर्ड करता हूं, मेरा मतलब ये देखिए, पाकिस्तान की IMF कंडीशंस जो मैं भी बता रहा हूं, डिफेंस बजट काटने को हो रहा है और मल्टीपल दिक्कतें हैं जी। और पाकिस्तान इस डिफिकल्टी से IMF का कुछ लोन भी आ जाए तब भी नहीं निकल पाएगा। इसके बाद पेरिस क्लब में जाना होगा, जहां पे इनके जो लेंडर्स हैं वो आपस में, श्रीलंका को अभी तक IMF से पैसा नहीं मिला है। तो IMF की ये जो सोच रहे हैं कुछ होगा, उसका 1 बिलियन भीख आएगा, तो कब आएगा पता नहीं, और आगे क्या होगा। शायद ये वक्त आ गया है भारत पाकिस्तान से बोले, भैया देखो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम अपना डिफेंस बजट कर दो आधा या 30% काटो, ओके जी, हमारे साथ एग्रीमेंट करो राइटिंग में कि आप कश्मीर के मुद्दे को भूल जाओगे और आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं प्रमोट करोगे। हम आप में $5 बिलियन आपको देते हैं एड, हम आपके साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट खोलते हैं, इत्यादि इत्यादि, रिटर्न में कंडीशंस। आप
अपने देश में फोकस कीजिए, अपने देश का डिफेंस बजट कम कीजिए और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाओ। आईएमएफ वैसे ही कह रहा है आपको कम करो, अदरवाइज आप अगले 10-15 साल तक आप अंधेरे में ही रहोगे। तो ये एक ओपन स्काई मैं मानता हूं और समझता भी हूं कि ये एक्सेप्ट होने वाला नहीं है, बट पॉइंट इसकी भारत को, पाकिस्तान को कुछ अपने को सुधारना पड़ेगा। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान क्या करता रहे, बोलता रहे दुनिया भर में, अब सुनता कितना है इनकी कोई क्रेडिबिलिटी क्या है? और अपने देश में जो हालात हो रहे हैं, जो इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है और ठीक है, इरफान हफीज लोन साहब, पाकिस्तान से क्या बात की जाए? फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने बात अपनी रखी है। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखें यहाँ पर कि वो एक ऐसा कंट्री जो खुद इस वक्त परेशान है, और सीधे तौर पर रविंद्र साहब का ये कहना है कि उसे तो भूल जाना चाहिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्या है। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो दोनों देश है, हम जब भी इनमें कन्फ्रंटेशन रहती है तो मानवता का कत्ल होता है, कश्मीरी खुसूसन कश्मीरी पीसा जाता है। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो दोनों देशों की जो विदेश नीति है कश्मीर मुद्दे पे, तो फ्लिप फ्लॉप है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। पाकिस्तान कभी कहता है ओनली यूएन रेजोल्यूशन इज द वे आउट, फिर अगर आप देखेंगे उनके जब मुशर्रफ साहब आए, बाकी उनने सिंसियरली कुछ कंपैरेटिवली एफर्ट किया था, तो वो यूएन रेजोल्यूशन से हटके उन्होंने एक, जिसे हम कहते थे 4 पॉइंट फॉर्मूला, देयर बाय मीनिंग उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन से बाहर जाके बातचीत के जरिए एक 4 पॉइंट फॉर्मूला। जी इरफान साहब, इरफान साहब का शायद ताल्लुक हमसे इस वक्त उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत सरकार की ओर से, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी सुन रहे। भारत सरकार की ओर से भी वो बीच में कहते भाई ये मसला जो है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच है कश्मीर का, तो पाकिस्तान से बात करते हैं, फिर बीच में वो कश्मीरियों से भी, हुर्रियत लीडरों से भी बात करते हैं, कभी कहते नहीं जी खाली 2 देशों के बीच है, लेकिन उसके बाद वो आपकी आवाज सही तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है आवाज। इस बीच में सैयद यासिर जिलानी साहब के पास जाना चाहूंगी। सैयद यासिर जिलानी साहब, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर डिबेट खत्म होने का नाम नहीं लेगा। जम्मू कश्मीर इतना कंट्रोवर्शियल ये मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान बार बार ये कहता है, लेकिन अगर बातचीत की शुरुआत की बात हो रही, जैसे इरफान हफीज लोन साहब ने कहा कि बातचीत की मेज पर आने की जरूरत है और इस मुद्दे को समझने की भी जरूरत है। एक बार फिर से फॉरेन एक्सपर्ट की भी बात आपने सुनी। इस वक्त भारत सरकार का क्या कुछ पाकिस्तान को लेकर रुख है, जरा साफ करिएगा, बताइएगा। और जो ये मुद्दा है जम्मू कश्मीर, क्योंकि इरफान हफीज लोन साहब ये कह रहे हैं कि और ये जग जाहिर है कि अगर किसी भी 2 मुल्कों के बीच कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो जाहिर सी बात है पिसते अवाम है। देखिए, जो नैरेटिव यहाँ पे दिया जा रहा है, मुझे तो हैरानी हो रही है कि हम किस देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान से, कि हम परफेक्ट नहीं है कोई भी देश, उनके साथ ट्रेड को ओपनिंग कर दें, उनके साथ फिर से एक मौका दें। पाकिस्तान है क्या ऐसा देश जिसको मौका देने लायक? उसका इतिहास हम लोग भूल गए हैं क्या, कि कैसे उसने कभी भी अपने आदत से वो बाज नहीं आया, हमेशा से उसने टेररिज्म को सबसे ऊपर रखा, किस तरीके से वो एक तरीके से पूरे कश्मीर घाटी में हमने एक पूरा का पूरा एरा देखा है, एक कालखंड देखा है। उस कालखंड में वहां के नौजवानों को किस तरीके से उन्होंने बरगला के उनको अपनी तरफ मोड़ के, और कैसे एक जो व्यवस्था होती है एक शांति भंग किया, लोगों को दहशतगर्दी में मुलविस करके नए नौजवानों को कश्मीर के हालात को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज सरकार बहुत मजबूती से कश्मीर घाटी में सेना, कितने सैनिक हमारे शहीद हुए, जो लोग छिप के पाकिस्तान के मदद से वहां पे आतंकवाद करते रहे। आज सेना ने मजबूती के साथ सब कुछ कंट्रोल करने के प्रोसीजर में आगे बढ़ रही है। तो इस नैरेटिव में मुझे लगता है कि नहीं पड़ना चाहिए कि हम शांति की बात करें। अगर आज कोई हमारे ऊपर आंख उठा के देखता है तो हम उसे मारने की क्षमता रखते हैं। हमने एक समय लिमिट दे रखा है। रविंद्र सचदेवा साहब ने भी कही कि क्षमता है हमारे देश पर, लेकिन सब कुछ सही करना है, सब कुछ सही करना है तो साथ लेकर चलना पड़ेगा। उन्होंने जो बातें घुमाई, IMF
ये एक पुराना मामला है, वो कटोरा लेके पूरी दुनिया में पाकिस्तान घूम रहा है, हम उस पर चर्चा क्यों करें? वो उसके हालात इतने बुरे हैं, वहां पे महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, वहां के एक दूसरे फिरके एक दूसरे की का कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहां पे देखिए हाँ क्या है, हमें उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें यह देखना है कि 3 युद्ध हो गए, 1 लाख लोग कश्मीरी मर गए, हमारे सेना के लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस के लोग मारे, सिविल निर्दोष मारे जा रहे हैं। हमें देखना है कि हमें इस कश्मीर समस्या का समाधान करना है, क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार पे है कि वो इस कश्मीर समस्या को समाधान करे। अब कश्मीर का जो मसला है वो ऑलमोस्ट बेहद शानदार तरीके से एक नए कश्मीर में, जो नया भारत है उसका नया कश्मीर का स्वरूप दिख रहा है। नए कश्मीर में बिल्डोजर लगाया आपने, नए कश्मीर में बिल्डोजर लगाया आपने, नए कश्मीर में चुनी हुई सरकार कहीं नहीं है, नए कश्मीर में कोई हमारा जो स्टेट है वो भारतीय जनता पार्टी इसे नया कश्मीर मान रही है। ये नया कश्मीर है आपका। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आप किस नए कश्मीर की बात कर रहे हैं? ये आपके लिए क्या नया कश्मीर है? गोविंदर साहब का लास्ट कमेंट में चाहूंगी, वो कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने सैयद यासिर जिलानी साहब ने उनकी बातों को आरोप के तौर पर लिया है, तो उसका जवाब भी जरूरी है। रोविंदर साहब, सी माय पॉइंट, मैं जो कह रहा हूं, हाँ, मेरा ये कहना है, जब मैं ये कह रहा हूं कि आईएमएफ के हालात ऐसे हैं और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, मैं जो किसी अगर पीस डील की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसमें पहला स्टेप होगा पाकिस्तान अपना मिलिट्री बजट 30% काटे और आधा कर दे अगले 5 साल में। 1 सेकेंड, कश्मीर की बात ही करना छोड़ दे, और तीसरा छोड़ दे रिटर्न कमिटमेंट में, और तीसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की लिख के दे। मैं मानता हूं ये होगा नहीं, ओके, इम्पॉसिबल है होना, परंतु और ये बात पहले ही आपने कही थी, हो सकता है शायद सैयद यासिर जिलानी साहब ने ये बातें सुनी नहीं तो उनको दूसरा नैरेटिव यहां पर लगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जम्मू कश्मीर एक नए भारत का जम्मू कश्मीर है, तो जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं इरफान हफीज लोग, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में, नए भारत के जम्मू कश्मीर में इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, चरम सीमा पर है। इसी नोट के साथ इस प्राइम डिबेट का इख्तिताम करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के पीडीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।